के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। 1 घंटे का पावर पैक्ड शो रहने वाला है। तमाम दिन भर होने वाली बड़ी खबरों पर हमारी विस्तार से नजर रहेगी। बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी, तो बात होगी खेल, साहित्य और संगीत से जुड़ी खबरों की भी। और अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात शहला, धन्यवाद। सोमवार आ चुका है, हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। हम देश भर की गतिविधियां आपके सामने लेकर आ चुके हैं। 1 घंटे के इस पावर पैक शो में देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। और शुरुआत करेंगे नया सवेरा की आज की बड़ी खबर के साथ, जहां सोमवार की सोमवारी के दिन बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हमारी नजर रहने वाली है, जहां सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सभी बयानों को विवादास्पद बताया है, साथ ही खंडन किया है और साथ ही साथ इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। साथ ही मौसम पर भी हमारी नजर रहने वाली है, क्योंकि मैदान से लेकर पहाड़ तक इस समय बारिश का कहर जारी है। खबरें खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी होने वाली है। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में बची भगदड़, 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। गंभीर घायलों को गया अस्पताल किया गया रेफर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद आक्रोश। आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, बंद रहेंगी चुनिंदा सेवाएं। बीजेपी ने केंद्र सरकार के सामने रखी सीबीआई जांच की मांग। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का किया खंडन। निवेशकों से सावधान रहने और शांति बनाए रखने की अपील। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप ने भी सभी तरह के आरोपों से किया इनकार। विपक्षी दल जांच की मांग पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामले। दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई, तो वहीं शंभू बॉर्डर खोलने और कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर भी होगी आगे की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के तय किए जाएंगे मुद्दे। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालत ने माना था सुनवाई योग्य। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब। इस पूरे सप्ताह उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश के आसार। दहशत में जी रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज। हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ पेरिस ओलंपिक का समापन। मनु भाकर और श्रीजेश ने थामा तिरंगा। स्टेड दी फ्रांस स्टेडियम में थिरके सितारे। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। खबर बिहार से आ रही है। बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर आप तक प्रस्तुत करेंगे। यहां सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हां, सदर अस्पताल 5 श्रद्धालुओं का शव पहुंचाया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल रेफर किया गया है। और आज सावन का सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पूजा के लिए जुटे थे। और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मंदिरों में लंबी कतारें लगी हुई थी। और आज क्योंकि सावन का चौथा सोमवार है, तो देश भर के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बिहार के भी इस मंदिर में श्रद्धालु रात से ही वहां पहुंचे हुए थे और रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच का ये हादसा बताया जा रहा है। मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की मदद से अब राहत और बचाव कार्य जारी है।
और आपको बता दें कि बिहार का बाणावार सिद्धेश्वर मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ श्रद्धालु हर सावन के सोमवार यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और रातों से ही यहाँ बड़ी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं, भगवान शिव के जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं। और उसी बीच कल देर रात ये बड़ी घटना हुई है जहाँ अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और गया के अस्पताल में 10 से ज़्यादा लोग जो घायल हैं उनको रेफर कर दिया गया है। अमृतेश जुड़ चुके हैं संवाददाता घटनास्थल से हमारे साथ। अमृतेश, आपसे पूछना चाहेंगे ताज़ा जानकारी, कितने लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और प्रशासन किस तरीके से अब काम कर रहा है और श्रद्धालुओं की वहाँ किस तरीके से अब भी वहाँ तांता लगा हुआ है? जी, करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और करीब 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो कि अस्पताल में लाए गए हैं, सदर अस्पताल जहानाबाद में। वहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य अभी जारी है और भी लोगों के घायल होने की संभावना है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे जुटी हुई है और कुछ स्वयंसेवी संगठन भी वहाँ पे लगे हुए हैं राहत एवं बचाव कार्य में। अमृतेश, जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे और सावन का सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, क्या कुछ कारण रहा कि भगदड़ मच गई और रेलिंग टूट गई और जिससे ये हादसा हुआ, और अभी किस प्रकार से बचाव कार्य प्रगति पर है? जी, वहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सावन का चौथा सोमवार था, उसकी वजह से वहाँ पे हर सोमवार को भीड़ होती है और रात में करीब 12 साढ़े 12 के आसपास वहाँ पे जब गेट खुला तो वहाँ पे भगदड़ मच गई। अभी स्पष्ट कारण नहीं हो पाया है भगदड़ का, लेकिन जो शुरुआती कारण नज़र आ रहा है तो यही कारण है कि गेट खुलने की वजह से अचानक से लोगों का तांता लग गया, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे पीछे जाने लगे, इसी वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई है। अच्छा, जो लोग घायल हैं, जो अस्पताल में हैं, उनकी स्थिति अभी कैसी है? जी, घायलों की स्थिति अभी उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। बाकी लोगों का वो फर्स्ट एड यहाँ पे चल रहा है। जी अमृतेश, आपकी प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है कि जब ये भगदड़ मची किस हाल में और कैसे लोगों ने अपने आप को बचाया वहाँ पे? जी, वहाँ पे अचानक से ये खबर फैली और रात के 12 बज रहे थे, 12:30, और हल्की बारिश भी हो रही थी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पे संभाला। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी वहाँ पे दिखी और लोगों ने बताया कि प्रशासन ने उन्हें संभाला है और इसी तरह से वो भगदड़ के शिकार होने से बचे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद में ये मंदिर आता है, जहां रात को करीब श्रद्धालुओं में भगदड़ मची और भगदड़ मचने से 7 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। और अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि 10 से 15 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के गया के अस्पताल में रेफर कर दिया जा चुका है। आगे जो भी अपडेट आएगी डीडी न्यूज़ आप तक लाता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों में आक्रोश है, आम लोगों में आक्रोश है। मेडिकल छात्रों के संगठन फॉल्डा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है। फोर्डा ने साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। तो देश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और ये मामला है कोलकाता में रेजिडेंट लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या का, जिसमें आज सभी रेजिडेंट डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट मरीजों का इलाज करते रहेंगे और ये जो डॉक्टर हैं उनकी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, साथ ही साथ
सीबीआई इस मामले की जांच करे ताकि दोषियों को सख्त से सख्त जो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। और बात करें हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है और इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। आरईआईटी रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। आरईआईटी पर सेबी के लिए किए गए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और यह किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की पूरी जानकारी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो कि सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है और ये नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हितों के टकराव के मुद्दे पर सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है और यह कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी की है। 2 मामलों की जांच अभी भी जारी है। और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर आईआईएफएल ने कहा है कि हमने किसी भी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। फंड में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो के 1.5% से कम थी। 360 एसेट मैनेजमेंट पुष्टि करता है कि इसके सभी फंड सभी रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवीपुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी कि ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुश ने एक बयान में कहा है कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया है। माधवी बुच की सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन्हें दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया है, ये बताया है अडानी ग्रुप ने। बिल्कुल, अडानी ग्रुप ने कहा है कि सेबी प्रमुख या फिर उनके पति के साथ उनका कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश की है। और हमारी संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं श्यामा मिश्रा। श्यामा, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। श्यामा, जिस तरीके से अडानी हूं या फिर सेबी की चीफ हूं, सभी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो फिर से आई है उसका सिरे से खंडन किया है और साथ ही साथ ये बताया है सेबी के चीफ ने कि हमारे जो भी व्यावसायिक लेन देन है वो पूरी तरह से सार्वजनिक है, पूरी तरह से पारदर्शी है। अब आगे कैपिटल मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ेगी? तो हिंडनबर्ग ने खुद सफाई दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह का बयान आया है और इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया गया है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का एक बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि दावों की रिसाइकलिंग की गई है जिनकी गहन जांच हो चुकी है। श्यामा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्यामा, जिस तरीके से अडानी, सेबी के चीफ सभी ने जो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से आई है उसको सिरे से खारिज किया है। सेबी की चीफ ने साफ साफ बताया है कि जो भी व्यावसायिक लेन देन हुए हैं अडानी ग्रुप के साथ वो उनके पूर्णकालिक समय में हुए जब वो सेबी की चीफ नहीं थी। अब जब ये मामला आगे बढ़ रहा है और तूल पकड़ रहा है कैपिटल मार्केट, इससे कितना असर कैपिटल मार्केट पर देखा जा सकता है? देखिए भावना, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें तो ये एक तरीके से बहुत सारे जनों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने
उस रिपोर्ट का खंडन किया और साथ ही से कहा है कि ये प्रोपोगेंडा है भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए। और अगर हम देखें भी तो जो जिन पार्टीज को इन्होंने एक तरीके से अटैक किया है, जी, भले ही वो सेबी कह लीजिए, माधीपुरी बुच कह लीजिए, उनके हस्बैंड कह लीजिए, अडानी कह लीजिए, या कई और, सभी जगह से ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि उन्हें अपने दस्तावेज दिखाने में कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि ये बात तो साफ है कि सारी पार्टीज कॉन्फिडेंट है अपने ट्रांजैक्शंस को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके। और यहाँ पर अगर हम देखें तो और एक जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी एक यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया है। कैपिटल मार्केट्स की आप बात कर रही थी, उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट्स को लेके पूरी तरीके से एक बयान जारी किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सेबी ने भी ये बात कहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक तरीके से इस रिपोर्ट को लेके कॉशन बरतना चाहिए और अंधाधुंध इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात कर लें या मार्केट्स की बात कर लें, तो जब हमने और आपने सुना था ये, तो कहीं ना कहीं हमें ये एक झटका जरूर लगा था कि क्या ये बात सही हो सकती है, क्या ये बात सच हो सकती है। इसी चीज को के ऊपर रिएक्ट करते हुए, ये इसी तरीके से रिएक्ट करते हुए हो सकता है मार्केट्स भी थोड़ा सा यहाँ पर एक रेड जोन में जाते हुए दिखे आज के लिए। लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लग रहा है कि कुछ ही समय की बात है कि ये नीजक रिएक्शन हो सकता है। इसे कह सकते हैं कि ये नीजक रिएक्शन होगा और बहुत जल्दी मार्केट एक तरीके से रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन असर होता हुआ यहाँ पर जरूर दिख रहा है। हालांकि सभी की ओर से एक विश्वास बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर्स की विश्वास बढ़ाने के लिए ये बार बार कहा गया है कि भारतीय शेयर बाजार को, भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट को ना सिर्फ इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है बल्कि उन्हें ग्लोबल प्रैक्टिसेस से भी बहुत अच्छा बनाया गया है। श्यामा, जहां तक इस रिपोर्ट की बात की जाए तो अब इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये दुर्भावना से प्रेरित है और दुर्भावना से प्रेरित नजर भी आती है जिस तरह के अब इस पर इल्जाम लग रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ समय पहले भी अडानी ग्रुप को लेकर एक तरीके से रिपोर्ट जारी किया था और वही सेबी ने उस चीज को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि 24 केसेस थे, जिसमें से 23 केसेस 23 केसेस रादर वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक केस बचा हुआ है जो ऑलमोस्ट क्लोज होने आया हुआ है, जिसमें उन्होंने 12,000 से ज्यादा पन्ने देख लिए हैं, जांच लिए हैं, 100 से ज्यादा ईमेल्स जा चुके हैं, कई सारे लोगों को वो कांटेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर सेबी भी बता रहा है कि जो उन्होंने दावे लगाए हुए हैं वो पूरी तरीके से अमान्य है और पूरी तरीके से खोखले हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि बार बार उसी चीज को रिपीट करना, बार बार वही चीज लेके आना, और ऐसे दस्तावेज उन्होंने फर्निश किए हैं इस रिपोर्ट में, जो अगर आप देखें तो एक तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसका एक रिपोर्ट है, उसका एक पन्ना है कि कहाँ से आपकी पैसे आए, सैलरी लिखा हुआ है उसमें, कहाँ वो रिसाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखें और कहें कि इन्होंने तो ऑब्सक्योर ऑफशोर फंड्स में निवेश किया हुआ है। जब वो प्राइवेट सिटीजन्स हुआ करते थे तब उन्होंने ये फाइनेंशियल डिसीजंस लिए थे। और अगर आप देखें तो सेबी चीफ हैं, वो पहले भी बहुत अच्छे फाइनेंस बैकग्राउंड से आती हैं, उनके हस्बैंड भी फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छे डिसीजंस फाइनेंस के बना सकते हैं और इसीलिए उनके इन्वेस्टमेंट्स ऐसे रहे हैं। तो ये ऐसे दस्तावेज तो है नहीं जिस तरह से अगर आप देखें श्यामा निवेशकों का मॉरल भी बूस्ट किया जा रहा है, तो आज सोमवार है, मार्केट खुलेगा तो क्या कुछ इस पर असर देखने को मिलेगा? वही शैला, मैंने शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर नीजक रिएक्शन तो हमें देखने के लिए मिल ही सकता है, क्योंकि जब हमने रिपोर्ट पढ़ी भी थी या रिपोर्ट जस्ट आई थी, हमें भी एक तरीके से एक प्रकार से ये झटका लगा था कि क्या ये बात सच हो सकती है। उसी तरीके से मार्केट भी आज रिएक्ट करेगा, लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, विश्वास बढ़ाने वाले, कॉन्फिडेंस दिलाने वाले, मार्केट बहुत जल्द संभलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। जी श्यामा, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए नया सवेरा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आज सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े मामलों पर अहम सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। बताएं आपको, सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगा। जी हाँ, कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और इसके अलावा जहां सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई होने वाली है शैला, वो है कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। बिल्कुल, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर लगी दुकानों, ढाबों, ठेलों और होटलों में नेम प्लेट लगाने का जो मामला था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने पहले ही सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संबंध में जारी आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और R महादेवन की बेंच कर सकती है। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिस पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों पर अहम सुनवाई होने वाली है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले आपसे के कविता के बारे में पूछना चाहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले याचिका रद्द की थी के कविता की और कहा था कि वो इस दिल्ली आबकारी नीति मामले की मुख्य साजिश करता है। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि जांच अभी उस निर्णायक मोड़ पर है जहां उनको जमानत नहीं दे सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कोई राहत मिल सकती है के कविता को? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई है और उनको राहत मिलेगी या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही उस तरफ कोई संकेत मिलेगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को इससे पहले खारिज कर दिया था और निचली अदालत के आदेश के चलते हाईकोर्ट ने भी उनको कोई किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि लोअर कोर्ट ने कहा था कि ना केवल लोअर कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी, बल्कि ये कहा था कि वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। और दूसरा उनके कंडक्ट को लेकर के भी कि जब वो हिरासत में नहीं थी जांच एजेंसी के, उस वक्त उनका कंडक्ट कैसा था, उसको लेकर के भी टिप्पणियां थी उनके खिलाफ कि उन्होंने एविडेंस नष्ट किए हैं, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। उनके ऊपर जो आरोप है वो हम जानते हैं, जैसा कि वो एक ब्रिज की तरह काम कर रही थी साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच में, और इसीलिए ये भी कहा गया है एजेंसीज की तरफ से कि जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के कविता है। गंभीर आरोप हैं दोनों एजेंसियों की तरफ से, इसी के चलते उनको अभी तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि वो कई बार याचिकाएं लगा चुकी हैं लोअर कोर्ट में, उसके बाद वो हाई कोर्ट भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखना पड़ेगा। ये उसी बेंच के सामने मामला जा रहा है जिन्होंने अभी मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। हालांकि मनीष सिसोदिया के ग्राउंड्स बिल्कुल अलग थे, वो 17-18 महीने से जेल में थे, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और इन्हीं सब कारणों से ट्रायल में डिले को देखते हुए मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत दी थी। अब के कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, सुनवाई पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी। जी विकास, आपसे इस पर जानेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया की जो जमानत है वो नजीर बनेगी। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण केस है जिस पर सुनवाई होनी है वो है नेम प्लेट विवाद मामला। इस मामले ने हम सब जानते हैं कि काफी तूल पकड़ा था, बहुत हंगामा भी हुआ था और आज इस पर सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ इस पर निकल कर आने वाला है?
शहला देखिए, इसमें क्योंकि इस बार कांवड़ यात्रा तो समाप्ति की ओर है और जो पूरा आप जो पूरी यात्रा देखते हैं जिसमें कांवड़िए जल लेकर के जाते हैं वो लगभग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये भविष्य के लिए यानी अगले साल के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया था उस दिन कोई भी राज्य सरकार, इसमें 3 राज्य सरकारें थी मुख्य तौर पर जो पक्षकार थी, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है नेम प्लेट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने जवाब में ये कहा कि उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और वेंडर्स एक्ट 2014 के अनुरूप था, जो ये सुनिश्चित करने के लिए हैं दोनों कानून की कहीं पर कोई गड़बड़ी या किसी लो स्टैंडर्ड क्वालिटी का खाना किसी को भी ना दिया जाए। इसका कांवड़ यात्रा से सीधा कोई तालमेल नहीं है। ये हालांकि पुलिस ने जब ये निर्देश जारी किए थे तो पुलिस ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कई जगह पर पैदा हो गई इसी के चलते, क्योंकि खाने की गुणवत्ता को लेकर या शाकाहारी मांसाहारी को लेकर के विवाद पैदा हुआ। इसीलिए यूपी पुलिस ने इस तरह का डायरेक्शन दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई थी अपने अंतरिम आदेश में तो ये कहा था कि पहली बात, पुलिस इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है इस तरह की किसी सर्कुलर को जारी करने के लिए। अगर ये फूड सेफ्टी से जुड़ा मामला है तो संबंधित विभाग ही इस तरह की नोटिस जारी करे। दूसरा, कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि हमने कोई अंतिम फैसला भी इस पर नहीं लिया है, ये अंतरिम आदेश है। अगर यूपी सरकार की दलीलों से कोर्ट सहमत होगा तो हो सकता है अगले साल ये नियम फिर से लागू रहे। लेकिन इस बार के लिए आप कह सकते हैं कि अब इस सुनवाई का और इस आदेश का कोई बहुत बड़ा असर इस कांवड़ यात्रा के दौरान तो नहीं रहने वाला है। जी विकास, इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वो है ध्रुव राठी, जो यूट्यूबर है, उनके एक विवादास्पद वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था। हालांकि वो अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कौन कौन सी दलीलें निकल कर आ सकती है? बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हालांकि निचली अदालत के जो आदेश थे उन पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने ये पूछा था कि जब अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है कि जैसे ही उनको ये पता चला कि ये डिफेमेटरी कंटेंट है, उन्होंने उसको हटा दिया था तुरंत और कुछ समय के लिए ही उनके जो एक्स हैंडल है उस पर था। अब इससे याचिकाकर्ता यानी जिन्होंने मानहानि की शिकायत दर्ज की थी निचली अदालत में, वो इस माफीनामे से या इस सफाई से कितने संतुष्ट होते हैं, इस पर ही इस पूरे केस का भविष्य तय करेगा। अगर याचिकाकर्ता केजरीवाल की इस दलील से या इस स्वीकारोक्ति से सहमत हो जाएंगे कि भाई उनसे गलती हुई थी और उनको जैसे ही पता चला कि इसमें जो तथ्य हैं वो विवादास्पद हैं, वो डिफेमेटरी हो सकते हैं, तो उन्होंने इस ट्वीट को वापस ले लिया। पूरी तरह से याचिकाकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो सहमत होंगे तो मामले को कोर्ट रफा दफा कर देगा, वरना कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा सुनवाई के बाद स्थिति साफ होगी। तो कई बड़े मामले हैं, कई सुप्रीम सुनवाई हैं, नजर बनाकर रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद कुछ पल में हाजिर होते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे।
दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश भी दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए ये कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होनी है। और लखनऊ से रामेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रामेंद्र, क्या कुछ निकल कर आ सकता है, आज मुद्दे तय होंगे इस पर? देखिए सहला, जो 18 याचिकाएं कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष ने दायर की थी, उसमें जो मेन डिमांड थी वो ये कहा गया था कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए, ये भूमि हिंदुओं को सौंपी जाए। तो ये जो इस तरीके के पूरे मामले थे उस पर जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा था कि चूंकि 7/11 यानी वर्षी पैक्ट के तहत ये मामला पोषणी नहीं यानी सुनी नहीं जा सकती ये याचिकाएं। तो एक हाईकोर्ट ने एक बात तो साफ कर दी पिछले निर्णय में कि ये सारी सुनी जाएंगी। तो तीसरी मांग उन्होंने की थी कि राम मंदिर और जिस तरीके से काशी विश्वनाथ जी का सर्वे किया गया है वो सर्वे भी यहाँ कराया जाए। उस सर्वे का आदेश भी हाई कोर्ट ने दिया था, जिसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दे रखा है। तो अब इन लोगों का कहना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे है उसको वेकेट कराने के लिए जाएंगे, दूसरा इस मामले को भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा तो वहाँ कैविएट फाइल किया है। यानी इन जो 18 याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई अब कंटिन्यू इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, इसके लिए हिंदू पक्ष पूरी तैयारी करके रखा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे न मिले। तो जो बेसिकली तीन मुद्दे हैं, एक तो पूजा का अधिकार, दूसरा उस भूमि पर अधिकार, तीसरा सर्वे का जो बात कर रहे हैं, इन तीनों पर सुनवाई होनी है और ये तय होना है कि इस पर आगे कैसे कार्रवाई हो। और हाई कोर्ट इन मामलों को सुनवाई कर रहा है। रामेंद्र, इससे पहले भी तो कई जगह सर्वे हुए हैं। अगर हम बोधशाला की बात करें तो वहां पर भी सर्वे चल रहा है, उसके बाद भी वहां पर भी कोर्ट केस जारी है। यहाँ पर भी अगर हिंदू पक्ष इसकी मांग कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष क्या दलील दे रहा है? देखिए भावना, मुस्लिम हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि राम मंदिर मामले पे जिस तरह सर्वे हुआ और तथ्य निकल कर आए, उसी तरह बाबा विश्वनाथ जी की भूमि पर भी सर्वे हुआ और बहुत सारे तथ्य निकल कर आए। भोजशाला में सर्वे हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। देखिए जैसे आप तथ्य निकलने लगते हैं वैसे इनकी पूरी जड़ें हिल जाती हैं, क्योंकि तथ्यों में नीचे वही है जिसकी डिमांड कर रहा है हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहा। अगर कृष्ण और राम की बात ये उत्तर प्रदेश या देश में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे जाकर? तो वो डिमांड अपनी कर रहे हैं कि हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे आराध्य हैं, उनकी भूमियां खाली हों और लोग उसके साथ कनेक्ट हों। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनता है, इसीलिए देश में तमाम अस्थिरता की बातें होती। तो वो डिमांड कर रहा है हिंदू पक्ष। और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि अगर ये ऐसा ही सर्वे हो जाएगा तो सारे तथ्य जिस तरह राम मंदिर में निकले हैं, भोजशाला में निकले हैं, बाबा विश्वनाथ में निकले हैं, उसी तरह यहाँ निकलेंगे। तो वो मुकदमा उसी परिस्थितियों में जाएगा जैसे राम मंदिर और वहां पर बाबा विश्वनाथ में जा रहा है। तो उसको लेकर के डर है उन लोगों में कि तथ्य न निकले, और हिंदू पक्ष चाहता वो तथ्य सामने आए। दो बातें जी। रामेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष के पास क्या कुछ आधार है अपनी बात को प्रमाणित करने के? देखिए मुस्लिम पक्ष के पास सबसे बड़ा आधार केवल एक है कि वर्षिप एक्ट यानी 7/11 की जो कार्रवाई है उस पर चाहता है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई न की जाए जिस तरीके से पहले से होता आ रहा है। उसके अलावा और कोई आधार नहीं, चूंकि वक्फ की संपत्ति है नहीं, ये भी कोर्ट ने तय किया कि वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं है, किसी ने दान में नहीं दिया है इसको। तो इस तरीके से तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं जो आधारहीन हो रही मुस्लिम पक्ष की। तो उसका बड़ा फोकस ये है कि वर्षिप एक्ट यानी 7/11 के तहत अगर याचिकाएं नहीं सुनी जाएंगी तो उस पर नहीं आएगा। बस बेस यही है मुस्लिम पक्ष के पास, उसके अलावा कोई बेस नजर नहीं आता है। सैला, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिनों तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
जी हाँ, विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तर भाग में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वासियों को उमस से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें उत्तर भारत की, तो वहां पंजाब के कई जिलों की बात कर लेते हैं। आज तेज हुई वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब में इस मॉनसून की यह पहली तेज बारिश है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में आज 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। हाल ही में आपदाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर के पूह में फ्लैश फ्लड से भारी भूस्खलन होने के कारण पूह से रोरिक तक नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुंचा है। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक इस समय मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में इस समय भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं मैदान में भी उत्तर भारत के कई इलाकों में आज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के जरिए। और गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट आज सुबह खोल दिए गए और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर वेयर डैम ओवरफ्लो हो गया। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांव को अलर्ट पर रखा गया है। तो अहमदाबाद से मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेघना, आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने जिलों को अलर्ट पे रखा गया है इस समय, और जो नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है वो अब कितने सेंटीमीटर ऊपर बढ़ चुका है? देखिए, अगर हम अभी फिलहाल बात करें तो जिस तरीके की आगाही की गई थी, जिस तरीके का अलर्ट दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि भरूच, क्योंकि नर्मदा के नीचे साउथ गुजरात की तरफ अगर देखें तो वडोदरा और भरूच जिलों में खास तौर पर अलर्ट दिया गया था। वडोदरा के तकरीबन अगर देखें तो 23 गांवों को अलर्ट पर रखा गया था, और ये भी एक एहतियात के तौर पर, क्योंकि सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़ना मानसून के समय एक रेगुलर एक्सरसाइज है, और 1,50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। 5 गेट खुले हैं, जिस तरीके से आपने बताया। उसके साथ ही अगर देखें तो 135.16 मीटर जो है अभी डैम में जो स्तर है वो है, लेकिन जो कुल अगर जलस्तर देखें, कुल अगर जो कैपेसिटी देखें तो 138 से थोड़ा ऊपर जो है जो डैम की कैपेसिटी है। और इसी हिसाब से देखें तो लो लाइंग एरियाज जो हैं, जो भरूच और वडोदरा के लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि ये भी बताया गया था कि ऐसी कोई आशंका नहीं जताई गई थी कि जो रिवर का जो स्तर है, जो नदी का जो स्तर है, वो डेंजर मार्क को क्रॉस करेगा। लेकिन फिर भी एक अगर हम देखें तो एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अलर्ट जारी किया गया था, जो कि एक रेगुलर एक्सरसाइज है, हर मानसून में किया जाता है। और अगर पूरे गुजरात की बात करें तो तकरीबन 207 डैम है, जिसमें अब तक 71% से अधिक का स्टोरेज है। और जिसमें अगर हम बात करें तो मध्य गुजरात में खास तौर पर 17 डैम में से 1 डैम पूरी तरीके से भर चुका है, और दक्षिण गुजरात में 13 में से 7 डैम पूरी तरीके से भर चुके हैं। और अगर हम कच्छ में भी बात करें तो 20 में से तकरीबन 6 डैम हैं जो भर चुके हैं। और सौराष्ट्र में, जहां पर पानी की गर्मी में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है सौराष्ट्र के लिए, खास तौर पर अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, वहां पर अगर देखें तो 141 डैम है, जिसमें से तकरीबन 35 डैम जो है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। यानी कि मेघना ये कह सकते हैं कि ये जो है ये रेगुलर एक्सरसाइज है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। एहतियात के तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, आज सावन का चौथा सोमवार है, और चौथा सोमवार होने के नाते सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचने लगे हैं, और लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखी जा रही हैं। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र से अभिषेक कर खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की है।
जी हाँ, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ मंगला आरती की गई, तो वहीं देवघर में भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के साथ अन्य शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। तो आज हर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज हो रही है और सावन के चौथे सोमवार पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तगण शिवालय पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे और अपने आराध्य से मनोकामना और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें मंदिरों में आप देख सकते हैं, भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो या उज्जैन का महाकाल, हर जगह इस समय भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह बिहार से एक दुखद घटना ज़रूर सामने आई है, लेकिन मंदिरों की बात की जाए तो हर हर महादेव के जयकारे, ओम नमः शिवाय के जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी संध्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। संध्या, क्या कुछ है आज आपके अखबारों के पिटारे से? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं किसानों को मिलने वाले लाभ से जुड़ी हुई खबर, जो कि आज अखबारों में हेडलाइन के साथ प्रकाशित की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के पूसा परिसर में उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्में जो जारी की है, उससे किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा, ये खबर आज अखबारों में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जनसत्ता अखबार में हिंडनबर्ग से जुड़ी हुई खबर पहले पेज पर प्रकाशित है। अन्य अखबारों में भी ये खबर हमें देखने को मिली है, किस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी, बुच, अडानी समूह और भाजपा का चौतरफा हमला हुआ है, यानी कि अपने जवाब में क्या कुछ कहा गया है ये बताया गया है अखबार में। कहा है, सेबी ने कहा कि विधिवत जांच हो। इसके अलावा बुच ने कहा कि ये जो निवेश है ये पुराना है, दुर्भावनापूर्ण। ये जो खबर प्रकाशित की गई है उसे अडानी ने बताया कि दुर्भावनापूर्ण है। साथ ही साथ भाजपा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों में देखने को मिला है। एक और खबर की बात करें जो कि देश विदेश पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित की है और कहा है कि मालदीव जब भी 911 डायल करेगा, भारत सबसे पहले मदद करेगा। यह विपक्षी पार्टी ने, मालदीव की विपक्षी पार्टी ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव दौरे पर हैं और उन्होंने मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख भागीदार है, ये बात कही। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि हिंदुस्तान अखबार में आज प्रकाशित की गई है और यह दावा किया गया है कि इंग्लैंड के लॉफ्टबरो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि कंपनियों द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले
68% डाटा हैं वो दोबारा कभी उपयोग नहीं किए जाते हैं और इसकी वजह से पर्यावरण को तेज़ी से जो मीम्स और ईमेल होते हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनने में ये ज़रूर अजीब लगती होगी रिपोर्ट कि पर्यावरण को ईमेल कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका जो डेटा होता है वो बड़े बड़े सर्वर पर लगा होता है और सर्वर को ठंडा रखने के लिए एसी का उपयोग किया जाता है। तो ये एक चेन है, किस तरह से वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है उसको आज इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। और ये भी बताया कि आपके फ़ोन में जो तस्वीर मौजूद होती है वो ऊर्जा की खपत में किस तरह से वृद्धि करती है। एक और खबर की बात कर लेते हैं जो हिंदुस्तान अखबार ने अपना बिजनेस पेज पर ली है और कहा है कि केंद्र सरकार और आरबीआई की सलाह पर आकर्षक योजनाएं बनाने के लिए या आकर्षक योजनाएं लाने के लिए बैंक अब विचार कर रही है, क्योंकि जब भी जमा धन राशि होती थी तो कहीं ना कहीं लोग एफडी में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब क्योंकि ब्याज दर कम हो गई है इस वजह से लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरी ओर हो गया है। तो बैंक अब इस पर विचार कर रही है कि किस तरह से ऐसी योजनाएं तैयार की जाए जिससे आकर्षित होकर के लोग अपनी जो बचत धन राशि है उसमें इन्वेस्ट करें और अपनी एफडी में इन्वेस्ट कर सकें। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। धन्यवाद संध्या, अखबारों के पिटारे से इतने कम समय में सभी क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का और शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद। तो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से आज मुलाकात करेंगे अंतरिम सरकार के मुखिया। जी हाँ, ये आज एक अहम खबर आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो कुछ उत्पात हो रहा है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए दुनिया भर में तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ब्रिटेन समेत तमाम देशों में हिंदू प्रदर्शन करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में भी हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने राजनीतिक बदलाव की आड़ में हिंदुओं के जान माल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ राजधानी ढाका और चिटगांव में भीषण विरोध प्रदर्शन किया। भारत में भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा और भारत की ओर पलायन को देखते हुए बॉर्डर से सटे इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कुणाल शिंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्रिपुरा से। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट के जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और उसकी गूंज पूरी दुनिया में हमको दिखाई दे रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि आज बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है उसके मुखिया आज हिंदू समुदाय से ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन अगरतला की सिचुएशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। BSF वहाँ से किस तरीके से तैनाती करके खड़ी है, क्योंकि शरण लेने की आड़ में कई घुसपैठिए भी आ रहे हैं। जी देखिए, अगरतला और अगर बताने जाऊं तो त्रिपुरा 856 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और यहां पर पूरे बॉर्डर पर BSF तैनात है। तो BSF हाई विजिल पर है। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग सेक्टर्स से यहां पर फोर्सेस मंगाई गई है। तो BSF पूरे मुस्तैदी के साथ यहां पर तैनात है। कोई भी चूक यहां पर BSF की तरफ से अब तक तो दिखाई नहीं दी है। हमने ये भी देखा है पिछले कुछ दिनों में कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी जो इस तरफ इंडिया की तरफ आ रहे थे अलग अलग बॉर्डर आउटपोस्ट से, या जो भी थोड़ी सी फेंसिंग में कुछ अगर ये हो जाती है, चूक हो जाती है, तो वहाँ से अगर वो घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनको अगरतला रेलवे स्टेशन और त्रिपुरा के अन्य कई हिस्सों से उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही अगर ये बताने जाऊँ तो त्रिपुरा विद्यार्थी संगठन है और हिंदू नागरिक समाज, इन्होंने भी त्रिपुरा के कई हिस्सों में जो हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अटैक्स हो रहे हैं, जो वेंडलिज्म हो रहा है, गुरुदेव
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी स्टैचू यहाँ पर बांग्लादेश में वेंडलाइज किया गया था। तो त्रिपुरा के लोगों के लिए, जो त्रिपुरा एक आपको जैसे पता होगा कि बंगाली बहुल राज्य है, यहाँ पे बंगाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जैसे बांग्लादेश में बोली जाती है, तो उसी तरह से तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ के लोग बहुत ही मतलब उनकी पूजा करते हैं, एक तरह से बहुत ही मानते हैं उनको। तो जो अटैक हुआ है बांग्लादेश में और जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो अटैक हो रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किए गए। साथ ही कल अगरतला प्रेस क्लब की ओर से भी जो जर्नलिस्ट के ऊपर बांग्लादेश में जो अटैक्स हुए हैं उसके खिलाफ भी यहाँ पर प्रदर्शन किए गए। तो यही बात है कि BSF तो पूरी तैनाती से यहाँ पर मुस्तैद है। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रसन्नजीत भी जुड़ गए हैं, कोलकाता से हमारे साथ हैं। प्रसन्नजीत, देखिए जो तख्ता पलट के नाम पर उत्पात हो रहा है वो सचमुच दिल दहला देने वाला है। जैसी तस्वीरें आ रही हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, वो सचमुच खौफनाक हैं और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा भी हो रही है। इसके खिलाफ तमाम जो है एजिटेशंस भी हो रहे हैं। जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, ऐसे में वहाँ पर जिस तरह से लोग परेशान हैं, जाहिर सी बात है इधर उधर बॉर्डर सटे इलाके में जाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर कोलकाता की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह से एहतियात है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अमित शाह जी की तरफ से, मतलब गृह मंत्री की तरफ से एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था कि किस तरह से पूरे बंगाल में और बाकी जो बांग्लादेश से सटे हुए प्रदेश है जैसे त्रिपुरा या असम या मेघालय की, वहाँ पे बॉर्डर में सिक्योरिटी किस तरह से इंश्योर किया जाए, इसके बारे में ये कमेटी बनाया गया। देखिए इस कमेटी काफी इंटेंस, इनका जो असाइनमेंट है काफी इंटेंसली इसको काम पे लगाया गया है कि पूरे की पूरे बॉर्डर में, बंगाल में करीब 2000 किलोमीटर बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। तो ऐसे एक इंटेल भारत सरकार के पास होने के कारण, जैसे कि कोई हिंदुओं की आड़ में कुछ जिहादी जो जेल तोड़ के इस तख्ता पलटने की जो सिलसिला चला कुछ दिनों तक, वहां पे कई सारे जेल को तोड़ा गया है बांग्लादेश में, और जितने सारे जिहादी शेख हसीना के समय पे जेल में उनको डाला गया था, वो सब सरेआम आजकल बांग्लादेश में घूम रहे हैं। और हो सकता है कि उसमें से कुछ बंगाल में आ जाए और हिंदू बन के आ जाए। तो ये काफी जरूरी है कि इंटेल होने के कारण ये पूरे बॉर्डर की जो जिस तरह से यहाँ पे, जी प्रसन्न जी, तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चल रही है, उसकी गूंज दुनिया भर में दिखाई दे रही है और भारत के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुणाल त्रिपुरा से आपका और प्रसन्नजीत बंगाल से आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और खबरें देखते हैं खेल जगत से। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है। भारतीय समय अनुसार रविवार की देर रात 12:30 पर आयोजित पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में हजारों खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारत की ओर से इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज मनु भाकर और कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश समारोह में देश के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस की मेयर एने हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिका शहर लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके साथ ही 4 वर्ष बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। तो पेरिस ओलंपिक खेलों का समापन के साथ ही अब अगले ओलंपिक खेलों की तैयारी लॉस एंजलिस करेगा। लेकिन इस बार की क्लोजिंग सेरेमनी में क्या कुछ खास रहा, ये बताने के लिए मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 35वें ओलंपिक का समापन समारोह हो गया और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ियों ने धमाल मचाया था वो देखने को मिला। स्टेड डी फ्रांस में इसका समापन समारोह आयोजित हुआ जहां पर दुनिया के दिग्गज सितारे मौजूद थे। बेलिसेली, रेड हॉट चिली पेपर और टॉम क्रूज जैसे सितारे यहां क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचे, जिन्होंने अपना जलवा बिखेरा। 80,000 से ज्यादा दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे, वहीं 45,000 वॉलंटियर्स पूरे इस ओलंपिक में लगे रहे।
तो इस तरह से पूरे ओलंपिक में हमने काफी कुछ देखा और एक बार फिर से पेरिस ने और फ्रांस ने अपनी सांस्कृतिक झलकियां दिखाने की कोशिश करी और ये बताया कि किस तरह से उन्होंने इस ओलंपिक को सफल बनाया। ये ओलंपिक कई यादों के लिए भी जाना जाएगा, जहां पर कुछ विवाद भी सामने आए। साथ ही साथ ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी था वो आउट ऑफ द स्टेडियम लेकर के आए, सेन रिवर पर उसको आयोजित किया गया, तो वो भी अट्रैक्शन ऑफ दिस ओलंपिक रहा। साथ ही साथ इस क्लोजिंग सेरेमनी में जिस तरह से आर्टिस्ट ने अपना जलवा बिखेरा, जो परफॉर्मर रहे उनको देखने के लिए जगह जगह जो थे वो फैंस पार्क भी स्टैब्लिश किए गए, क्योंकि जो लोग स्टेडियम से बाहर थे उनको भी इसकी जो ग्लिम्सेस हैं वो मिल सकें, वो इसकी झलकियां देख सकें। इसके लिए खास इंतजाम पूरे पेरिस में किए गए। तो ओवरऑल जो पेरिस का ये जो पूरा का पूरा महाकुंभ था खेलों का, वो शानदार तरीके से हुआ और इसका जो समापन है स्टेड डे फ्रांस में किया गया। साथ ही साथ एथलेटिक्स के बड़े बड़े जो मुकाबले थे वो इसी स्टेडियम में खेले गए। तो यहाँ पर जो स्टार्स थे उन्होंने अपना जलवा बिखेरा और एक बार फिर से पेरिस ने अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को दुनिया के सामने रखा और यहाँ पर वो तमाम चीजें प्रस्तुत की गई। जी मुकेश, तो बेहद ही यादगार पलों को समेटकर पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है। उसी के साथ लॉस एंजलिस ओलंपिक की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके भारतीय एथलीटों का उत्साहवर्धन किया है और साथ ही साथ उनके योगदान के लिए उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। आगे बढ़ते हुए नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं विभिन्न शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। नया सवेरा के इस अंक में आपको दिखाते हैं गुजरात पुलिस के जवानों की तिरंगा यात्रा, जिन्होंने समुद्र के किनारे बड़ी शान से तिरंगा यात्रा निकाली है और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि आप भी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करें और हर घर तिरंगा.com पर इसको साझा करें। आप इन झलकियों को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नया सवेरा के प्रायोजक